कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आंखों पे चलते हैं। ना आंख भी एक प्रकाशिक यंत्र ही है। तो सबसे पहले आंख के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तल लेंस बना हुआ होता है। ये कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये नेत्र लेंस है, इसको हम नेत्र लेंस बोलते हैं, या ये उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखना इसको, नेत्र लेंस। और कैसा होता है ये? उत्तल लेंस होता है। ये हमारी आंख में जो उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। और ये बाहर की तरफ जो ये दिखाई दे रहा है आपको प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ, तो ये आपकी रेटिना होती है। यहीं पर पीत बिंदु और अंध बिंदु है। अंध बिंदु नीचे होता है, जहां पर प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है वस्तु को, और अगर यहाँ बनता है तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये पहले देखते हैं हम दर्शन कोण क्या होता है। ये वस्तु आपको दिखाई दे रही है सामने खड़ी हुई, बी ए करके, बी सीधा इसका ऊपर की ओर है। इससे जो कोण बन रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अल्फा कोण बन रहा है। ये आपको अल्फा कोण दिखाई दे रहा है, ये बनता हुआ। और ये सी डी आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे सी डी दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, ए बी वस्तु है, ये चूंकि दूर है तो ये कोण दर्शन कोण बन रहा है, ये इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन गया, ये सी डी पे प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक मोटी सी लकीर मैंने बना दी है इसकी। ये प्रतिबिंब बनना, ध्यान रखना, ये वस्तु है और ये क्या चीज है? प्रतिबिंब है। तो वस्तु द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण अल्फा होता है और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। और जो इसमें इसका आवर्धन होता है, वो m जो होता है वो बीटा अपॉन अल्फा ही होता है। कितना गुना इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कितना कोण इसका बन रहा है, उसके अनुसार से ये उतना बड़ा हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहां पर हम उसी की बात कर रहे थे, दर्शन कोण और वस्तु का आभासी आकार। तो वस्तु का आभासी आकार यानी प्रतिबिंब हो गया, और वस्तु ए बी हो गई। तो वस्तु से जो कोण बनेगा आंख पर वो होगा दर्शन कोण वस्तु द्वारा, और प्रतिबिंब का जो आंख पर बनता है कोण उसे हम कहते हैं, तो ध्यान रखना, अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये आंख पर बना दर्शन कोण है। चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है। ये है सूक्ष्मदर्शी। क्या होती है आपको तो पता है, छोटी चीजें जो है सामान्य रूप से आंख से दिखाई नहीं देती, तो उपकरण बनाया गया जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सके। तो सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से, स्पष्ट रूप से देखा जा सके। आवर्धित यानी कि कई गुना करके उसका बड़ा प्रतिबिंब। अब सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लिया गया यहाँ पे। सूक्ष्मदर्शी में उपयुक्त लेंस या लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, अतः वस्तु बड़ी दिखने लगती है। अब इसका आता है आवर्धन क्षमता। क्या होती है आवर्धन क्षमता? अभी पीछे मैंने समझा दिया है आपको। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से दिखाते हैं, और कैपिटल डी वास्तव में 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। तो न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना, वस्तु जो हो वो न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पे रखी हुई है। तो मैंने आपको पीछे अल्फा करके दिखाया था, ये वस्तु आपकी ए बी रखी हुई थी, ये ए और ये बी, और ये जो कोण बन रहा था आंख पर, ये मैंने दिखाया था आपको, ये अल्फा था, लेकिन ये जो दूरी है ये कैपिटल डी होनी चाहिए। चलिए, आवर्धन क्षमता का ये सूत्र दिया हुआ है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यानी मैंने बीटा बताया था पीछे, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यानी ये अल्फा बताया था। तो बीटा अपॉन अल्फा ही इसका सूत्र होता है, और इसको एम से दिखाते हैं, तो एम बराबर बीटा बटे अल्फा का सूत्र लेके चलेंगे और इसी से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है?
इस दृष्टि से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। पहला है ये, जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, मतलब कैपिटल डी पर बने। और इस स्थिति में क्या होता है, आवर्धन क्षमता अधिक होती है। और दूसरा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता कम होती है, किंतु नेत्र स्रोत अथवा स्रोत अवस्था में होता है, मतलब रिलैक्सेशन स्टेट होती है, मतलब वहां पे आराम से देखा जा सकता है। इस स्थिति में नेत्र पर कोई जोर नहीं पड़ता है, आसानी से दिखती है। अब सूक्ष्मदर्शी को दो प्रकार में बांटा गया। नंबर एक है सरल सूक्ष्मदर्शी और नंबर दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ध्यान रखना बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में होता क्या है, साधारण उत्तल लेंस होता है। और कैसा होता है ये, कम फोकस दूरी का। यानी कम फोकस दूरी का जो है साधारण उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंस लगे होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। चलते हैं इन लेंसों के बारे में देखना चालू करते हैं। ये है सरल सूक्ष्मदर्शी। मैंने आपको बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक लेंस रहता है ये साधारण, जो कि कम फोकस दूरी का होता है। ये लेंस आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो लेंस को मैं थोड़ा सा डार्क करके दे रहा हूं आपको, जिससे कि आपको पता चल सके। और ये लेंस की हमारी मध्य रेखा है। और यहाँ पर ये ओ है, आपको बिंदु दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वस्तु दिखाई दे रही है आपको, ए बी वस्तु। ये ए बी रखी हुई है, देखो ध्यान से, ये ए बी वस्तु रखी हुई है यहाँ पर। और इससे जो ये प्रतिबिंब जा रही है, आपका किरण जा रही है, किरण जा करके ये इस दिशा में मुड़ जाती है ये, यानी अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। दूसरी किरण जो है वो किससे जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होती हुई चली जाती है और सीधी निकल जाती है। देखा, ये आपकी सीधी निकल गई। तो ये आगे की ओर तो कहीं मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन पीछे की ओर यदि हम बढ़ाते हैं इनको, तो ये बिंदु ए डैश पर मिलती हुई दिखाई देती है। ये ए डैश पे बन रहा है आपका, ए डैश बी डैश पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहाँ पर एक वस्तु जो ए डैश बी डैश पे रखी है, यानी ए बी वस्तु रखी है, ये ए बी वस्तु ही पीछे सरका के लेके गए हैं और कैपिटल डी दूरी पे रख रहे हैं। तो वस्तु द्वारा जो ये कोण बनता है आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्फा कोण बनता है। इसको हम दर्शन कोण कहते हैं। ये अल्फा कोण हो गया आपका। और प्रतिबिंब जो बना रहा है वो कोण आपका बीटा बना रहा है, यानी ये वाला कोण आपका बीटा हो गया। तो इन्हीं कोणों का अनुपात जो होता है यानी एम हो जाता है। एम बराबर कितना होगा, बीटा बटे अल्फा। इसी को हम आगे लेंगे। बीटा बटे अल्फा का मान क्या लिया जाएगा, ये आपको आगे दिखाएंगे। तो एक बार तो टेन अल्फा लिया जाता है, टेन अल्फा लंब बटे आधार लेंगे, यानी ए बी बटे डी ले लेंगे। और इधर ए डैश बी डैश बटे जो भी दूरी आएगी उसको हम ले लेंगे। चलिए, यही हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कम फोकस दूरी वाला अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। इसका उपयोग क्या होता है, आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस की तरह किया जाता है, यानी रीडिंग वगैरह पढ़ने के काम आता है, कभी पाठ्यांक अगर पढ़ना हो तो। बनावट क्या है, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हैंडल युक्त एक फ्रेम में कसा होता है। ये वास्तव में ऐसा आपको दिखाई देता होगा, ये इस तरह से कसा रहता है हैंडल में, और ये इस तरह से इसका हैंडल का दिखाई दे गया, और ये एक उससे लोहे की डंडी से जुड़ा हुआ होता है। बस इतना ही होता है ये। और सिद्धांत देखिए क्या है इसका, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है। तो यह प्रतिबिंब बनना होता है, इसलिए हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो प्रतिबिंब का बनना मैंने पीछे अभी बताया ही था, यहीं पे दिखाया आपको। वस्तु के सम्मुख जो है ए बी रखी हुई है, और उससे उत्तल लेंस एल जो है के सम्मुख फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, तथा ए बी की दूरी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसका सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बने। यदि नेत्र क्या हो, अब आते हैं इसकी आवर्धन क्षमता पे। तो आवर्धन क्षमता में क्या हो गया, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। मैंने पीछे ही बताया था कि m बराबर वास्तव में बीटा बटे अल्फा होता है। यही बात यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको। आवर्धन m बराबर हो गया प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यानी ये बीटा हो गया, और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित दर्शन कोण, यानी ये आपका अल्फा हो गया।
तो m बराबर बीटा बटे अल्फा, लेकिन ये चूंकि अल्फ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो टेन अल्फा और टेन बीटा ले सकते हैं। तो मान रख दिया m बराबर टेन अल्फा और टेन बीटा रख दिया, तो m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा हो गया। टेन बीटा ए बी बटे ओ बी होगी। चित्र में हमें देखना पड़ेगा। देखो टेन अल्फा का मान क्या है, ये है आपका ए बी बटे ओ बी। टेन अल्फा का मान हम ले रहे हैं। टेन बीटा का मान है बच्चों, वो टेन अल्फा का नहीं है, टेन बीटा का मान था। तो टेन अल्फा का मान हमें अगले उसमें दिखाई देगा आपको। चलिए, टेन अल्फा का मान जो है ए डबल डैश बी डबल डैश बटे डी है, यानी ए बी बटे डी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। टेन अल्फा का मान देखते हैं जरा, क्या है हमारे पास। टेन अल्फा, ये यहां से देखिए, टेन अल्फा का मान यहां से दिखाई दे, ये अल्फा कोण बना हुआ है। टेन अल्फा लंब ये हो गया। तो ए डबल डैश और बी डबल डैश है यहाँ पे, यानी ये ए बी के बराबर है, और बटे में ये ओ बी डैश हो जाएगा, यानी कैपिटल डी हो जाएगा। तो टेन अल्फा का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेन अल्फा बराबर वास्तव में क्या हो गया, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश और बटे में ओ बी डबल डैश हो गया। तो इसमें ए डैश ए डबल डैश ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, ये कैपिटल डी हो जाएगा। ये टेन अल्फा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर यही टेन अल्फा का मान इन्होंने निकाल करके दिखाया है, ये ए बी बटे डी, जो मैंने पीछे निकाल कर दिखाया। अब टेन बीटा की भी बारी आती है। टेन बीटा को देखते हैं क्या है। टेन बीटा भी निकाल के यही दिखा दे रहे हैं हम। टेन बीटा वास्तव में कितना आएगा, देखते हैं। टेन बीटा बराबर है, ये आपका दिखाई दे रहा है बीटा कोण, ये दिखाई दे रहा है आपका, तो ए बी बटे ओ बी आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे ए बी बटे ओ बी। अब ये मान जो है हम वहां चल करके रख देते हैं। तो ये दोनों मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। टेन ए बी बटे ओ बी ये दिखाई दे रहा है आपको, टेन बीटा का मान है। अब ये दोनों मान यहाँ पे रखे गए हैं। टेन अल्फा का मान भी बता दिया और टेन बीटा का भी मान बता दिया। जरा टेन बीटा का मान मैं दोबारा लिखना चाहूंगा। चलिए, टेन बीटा का मान देख लेते हैं क्या था। टेन बीटा था ए बी बटे ओ बी। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, टेन बीटा बराबर था ए बी बटे ओ बी। देखिए ये मान हमने रख दिया। टेन अल्फा का मान क्या था, ए बी बटे डी है, ये रखा गया, और ये ए बी बटे ओ बी। ए बी से ये ए बी कट जाएगा, तो डी ऊपर पहुंच जाएगा और ओ बी नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ ए बी से ए बी कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और डी बटे कितना हो गया, ओ बी। ओ बी जो दूरी है वास्तव में किसके बराबर है, यू के बराबर है। चला देख लेते हैं हम जरा इसमें कैसे यू के बराबर इसको बताया जा रहा है। ये है आपका चित्र में ए बी जो है वो यू के बराबर है, यानी इसके सम्मुख जो वस्तु रखी हुई है वो आपका ओ बी, यानी ये वाली जो दूरी हो गई कितनी हो गई, ये यू हो गई। वस्तु के लेंथ से दूरी यू ही कहलाती है हमारे उसमें। तो देखते हैं इसमें बच्चों क्या हो गया, ये यू होगी हो गई। अब क्या हुआ हमारे इसमें, डी अपॉन यू हो गया। अब जो है चिन्ह परिपाटी से ले रहे हैं। ओबी का मान माइनस यू होता है, क्योंकि लेंस के सामने की दूरी है, तो माइनस यू हो गया, और डी भी माइनस का ही होता है। दोनों माइनस के रख दिए तो माइनस माइनस कट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो एम का मान हो गया वो डी बटे यू हो गया। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें प्रश्नों में। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहली स्थिति हम खड़ी करते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि बी का मान माइनस का डी होता है। तो चिन्ह परिपाटी से के अनुसार यू तो ऋणात्मक है, ये एफ का चिन्ह धनात्मक है। उत्तर लेंस में हम सूत्र इसका लगा लेते हैं। चलो देखते हैं सूत्र को लगा करके क्या बनता है। ये एक बटे एफ बराबर एक बटा वी माइनस एक बटा यू होता है। तो यू का तो मान आपका माइनस यू आया था, वी का मान जो है माइनस का डी आया था, और क्या बच गया था, और एफ का मान आपका प्लस का एफ था। तो सूत्र में रख दिया गया, यहाँ पर एक बटा एफ हो गया बराबर एक बटा माइनस का डी हो गया, माइनस एक बटा माइनस यू। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करेंगे, माइनस का डी तो यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है आपको, तो माइनस का ये 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी से हमने गुणा कर दिया, तो डी से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का डी अपॉन डी हो जाएगा। जरा डी से मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ, ये डी बटे एफ हो जाएगा, ये माइनस का डी बटे डी हो जाएगा, और प्लस का डी बटे यू हो जाएगा। तो ये डी से डी कट जाएगा और माइनस का यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 हो गया, डी अपॉन एफ हो गया। अब इस -1 को इधर लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम डी अपॉन यू का मान निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, और यही हमारा m था। m बराबर पीछे मैंने बताया था डी अपॉन यू था, यानी यही d कितना हो गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ हो गया। तो देखिए बच्चों, m का मान हो गया 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये एक सूत्र आ गया है,
आवर्धन क्षमता का ये कब है, जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसकी एक दूसरी स्थिति खड़ी कर रहे हैं हम लोग, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पे रखी हुई हो। तो वस्तु फोकस पे हो तो u बराबर f हो जाता है। तो ये u बराबर f इसमें रख दिया गया है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन f हो जाएगा, क्योंकि d अपॉन f तो हमने अभी सिद्ध करके दिखाया था आपको। इसमें तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कैसे हो रहा होगा, समझ में आ गया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से क्या हुआ, m बराबर d अपॉन f कैसे आ गया। इस सूत्र को भी थोड़ा सा हम बना करके देख लेते हैं क्या था सूत्र, ये जरा हम लगा के देखते हैं। 1/f बराबर था 1/v माइनस का 1/u। तो ये 1/f हो गया, 1/v तो अनंत हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 1/u हो गया। तो ये 1 जो f का मान आ गया वास्तव में कितना आ गया, ये 0 प्लस 1/u हो जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया, ये 1/f बराबर 1/u हो गया, यानी कि u का मान f के बराबर हो गया। वही मान यहाँ पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो d अपॉन यू सूत्र होता है आवर्धन का, ये आपको d अपॉन यू सूत्र बताया गया है, वही सूत्र में निकाला गया। ये m का मान ये जो बताया गया ना, इस वाले सूत्र में ही मान रखा गया है बच्चों। तो ये आपका d वाला हो गया सूत्र, यानी m बराबर कितना था, d अपॉन यू। तो इसलिए क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा कैपिटल D अपॉन f। तो ये सूत्र आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सूत्र ही आपका आ जाएगा। तो दो स्थितियां खड़ी होती हैं बच्चों, ये सेकंड है, थर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसको सेकंड कर लेंगे। दूसरी स्थिति है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरफ, इसे भी जान लेते हैं क्या बोला है। ये तो आप लोग वैसे जानते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो आप लोगों की बायो की लैब में अधिकतर मिलता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लेंस की फोकस दूरी को कम करके बढ़ाई जा सकती है, किंतु इतने नहीं बढ़ाई जा सकती कि बहुत छोटी वस्तुओं को देख सके। लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं की जा सकती, अतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सीमित होती है। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, इसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी दो लेंस अब उपयोग में लाएंगे। चलिए उन लेंसों को भी देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो ये सामने आपको एक वस्तु दिखाई दे रही है ए बी, ये मेरे ख्याल से सबको दिख रही होगी ये वस्तु ए बी। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जो है इस लेंस के लिए, इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ये जो पहले सामने दिखाई दे रहा अभिदृश्यक लेंस, अब अभिदृश्यक लेंस से जो किरणें चलती हैं वो इस तरह से, पहले लेंस पर जो है हम समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है, आपको दिखाई दे रही है ये वाली प्रकाश किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये इसके फोकस से होकर के जाएगी। तो ये आपकी ये फोकस से होती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस पे लाइन हल्की हल्की चला के दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को हल्का हल्का पता चलता रहे। तो ये किरण आपकी गई इस तरफ को, और दूसरी किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से जा रही है, ये ओ दिया हुआ है बिंदु, इससे ओ से होकर के जा रही है। देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सीधी निकल जाएगी, ये बिल्कुल देखो सीधी निकल जा रही है, और यहाँ पे जो काट रही है जहां पे, वहीं पे इस वस्तु का ये प्रतिबिंब उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कितना है, ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया। ए डैश बी डैश जो है ये क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा दूसरे लेंस के लिए। अभिदृश्यक लेंस था, ये अभिनेत्र लेंस कहलाता है। अभिनेत्र लेंस, उत्तर लेंस होता है, ध्यान रखना बच्चों। अभिनेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी थोड़ी कम होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ ऐसा चक्कर होता है इसका। चलिए देख लेते हैं क्या हो गया। तो ये आपका अभिदर्शक लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ई जो है इसकी पॉइंट ई है, नेत्रिका के लिए बोलते हैं हम, आई पीस बोलते हैं। और यहाँ पे ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये बीटा कोण है, तो मैं यहाँ थोड़ा अलग से बीटा लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो अल्फा होता है। तो हम इसी अनुपात की बात करते हैं, चर्चा जो करते हैं आवर्धन की, हम इसी बात की करते हैं। तो ये लेंस जो है ऐसा रखा जाता है, देखो अभिनेत्र लेंस जो है ऐसा रखा जाता है कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्राप्त हो और उसी तरह का प्राप्त हो, लेकिन कुछ बड़ा प्राप्त हो जाए। तो ये आपका पी क्यू पे ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। तो ये आसानी से आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चित्र को आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से अच्छा सा बनेगा। तो ये ए बी और डी का जो संबंध हमने बताया था अल्फा में, वो भी आप लोगों को याद रखना है, जो मैं कि अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बच्चों के दिमाग में कुछ और ही रहता है, पता नहीं क्या समझते हैं। तो ये समझ लेंगे अच्छी तरह से, ये ए बी है और ये जो दूरी है ये कैपिटल डी है, और ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी। तो ये कोण जो बना था वो अल्फा था, और यहाँ पर ये कोण जो है ये बीटा दिखाई दे रहा। तो बीटा के अनुसार हम लेकर के चलेंगे इसको, चलते हैं देखते हैं आगे कैसे आवर्धन क्षमता निकालते हैं। सूत्र क्या है, ये है आवर्धन क्षमता, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पर्श दृष्टि। देखो ध्यान से,
निर्मित दर्शन कौन सा क्यों है, ये बीटा हुआ। और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। सूत्र का रूप हो गया वही m बराबर बीटा बटे अल्फा। तो यहाँ देखिए आवर्धन क्षमता m दिखा रहे हैं, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण यानी ये बीटा होता है, और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा कहलाता है। तो बीटा बटे अल्फा इसका सूत्र हो जाएगा। चूंकि अल्फा और बीटा बहुत कम होते हैं तो अल्फा को tan अल्फा ले लेंगे और बीटा को tan बीटा ले लेंगे। तो देखते हैं जरा मान इनका tan अल्फा और tan बीटा के मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं tan अल्फा और tan बीटा। यहां से देखिए tan बीटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो tan बीटा वास्तव में ये तो लंब हो गया a डैश b डैश, ये हो गया a डैश b डैश, और ये जो दूरी होती है ये वास्तव में ue होती है। नेत्रिका से जो दूरी होती है वो ue होती है, ये ue हो गई। और tan अल्फा का जब मान निकालेंगे तो tan अल्फा का भी मान देख लेंगे। तो पहले इस मान को हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो tan बीटा का मान a डैश b डैश बटे eb जो दिखाया था मैंने, देखो eb ही है यहाँ पर, ये रहा eb डैश, तो ये eb डैश हमने ue बता दिया है। तो ये आपका tan बीटा निकल चुका है। थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। tan अल्फा का मान ab बटे d मैंने बता ही दिया था आपको। अब ये दोनों मान हमने रख देना है। देखो tan अल्फा का मान मैंने बताया था ab बटे d, और tan बीटा का मान कितना बताया था मैंने, ये बताया था a डैश b डैश बटे ue। चलिए देखते हैं ये मान कहाँ पे रखे गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो समीकरण 1 में मान रख दिया गया है, ये रख दिया है आपने। तो a डैश, ये वास्तव में ue जो है वास्तव में क्या चीज है देखेंगे ध्यान से। तो tan बीटा में ue का मान जरा देखना चाहिए आपको। tan बीटा में ue का मान ये आपको दिखाई दे रहा है, ये o, ये eb डैश है, ये be डैश है, ये ue जो लिखा जा रहा है ये वास्तव में कितना है, ये v डैश e है इसका मान। चलिए देखते हैं क्या क्या मान उसमें आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये आपका यहाँ पर आ चुके हैं, ये आपका b डैश eb डैश आपका दिखाई दे रहा है, a डैश b डैश बटे eb डैश बटे ab बटे d आ गया। अब ये मान निकल गया ab डैश। अब इसके मान जो देखते हैं समरूप त्रिभुज से, ये जो समरूप त्रिभुज लिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो स्पर्श दृष्टि का जो है tan अल्फा निकालने के काम आया है आपका, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था। और ये a डैश b डैश बटे o b डैश बटे o b है, जरा चित्र को देख लीजिए। a डैश b डैश ये रहा बटे o b है इधर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखो कौन सा त्रिभुज, यहाँ से ये खींचते हुए चल रहे हैं और यहाँ तक लेके चल रहे हैं, और एक ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये त्रिभुज समरूप लिया गया है। और इधर से ये त्रिभुज लिया गया है, ये आपका, और ये इधर को लिया गया है और ये इधर लिया गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप बताए गए हैं और इसी के अनुसार ये वो चित्र लिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें क्या कुछ बना है। ये समरूप त्रिभुज में a डैश b डैश बटे ab, और इधर से o b डैश बटे o b हो जाएगा। तो ये मान हमें रखना है इसके अंदर। तो वास्तव में कहा है इस वाले की जगह पे, ये कौन सा a डैश b डैश बटे ab की जगह पे क्या आ जाएगा, o b डैश, यानी ये वाला मान आ जाएगा। तो o b डैश बटे o b आ जाएगा। अब o b क्या है, वास्तव में वो uo है, जरा ध्यान से देखेंगे। a b डैश कौन सा मान है, o b डैश, जरा देखते हैं o b डैश कितना है, ये रहा o b डैश, ये है दूरी, ये आपका vo है, जरा ध्यान से देखेंगे vo। तो जरा हम यहाँ पे देखना रखने की कोशिश करते हैं, ये आपका दिखाई दे रहा o b डैश vo, और o b बराबर uo है। एक बार और देख लीजिए, o b जो आया है वो uo है, ये आपका uo कहलाता है, यानी ये वाला जो है त्रिभुज और लिया गया था और ये वाला जो है समरूप लिया गया था। तो क्या हो जाएगा, ये आपका uo हो गया, और ये जो दूरी यहां से दिखाई दे रही ये वाली, ये vo हो गया, ये वाला। तो यही दोनों दूरी इसमें रखी गई है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या रखा गया है। ये आपको यहाँ पे रखा गया है माइनस का uo और बटे में vo है, और ये vo चूंकि इधर प्लस में आएगा, uo माइनस का आएगा, और ue नेत्र के लिए फिर से माइनस हो जाएगी। तो ये d का मान जो है ऋणात्मक ही होता है। तो मान हम रख करके देखते हैं जरा क्या मान निकल के आ रहा है। ये जो मान आकर के आया वो ये आया, m बराबर vo बटे माइनस का uo इंटू माइनस का d अपॉन ue। अब ये दोनों माइनस के चिन्ह कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस का vo अपॉन uo और इंटू d अपॉन ue हो जाएगा। तो ये वास्तव में m का जो सूत्र आ गया वो ये आ गया, vo बटे में uo
और इंटू डी अपॉन यूई, ये सूत्र आपका आ गया है। अब इस सूत्र में हमें रखना है स्थितियों को लेकर के। तो पहली स्थिति लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, यानी डी पे बन रहा है। तो इसमें नेत्रिका के लिए लेंगे तो ये क्या होगा, u का मान माइनस यू ई हो जाएगा और v का मान माइनस डी हो जाएगा, और f जो है नेत्रिका है इसलिए f ही आ जाएगा। तो सूत्र हम लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लगा दीजिए। ये तो हो जाएगा 1/f ई, v का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस का d हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ue आ जाएगा। तो अब इससे निकालिए, ये इसको इधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/ue बराबर कितना हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, प्लस का 1/fe हो जाएगा। लेकिन हमें d/ue का मान निकाल, तो d से इसमें गुणा कर दीजिए। d/ue बराबर कितना हो जाएगा, d/d हो जाएगा, प्लस d/fe हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। तो d/ue बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/fe। ये मान जो है यहाँ पे रखना होता है, ये ऊपर समीकरण जो दिखाई दे रही है इस वाले में मान रखना है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जैसे ही मान रखेंगे वैसे ये सूत्र आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये माइनस चिन्ह भी था इसके अंदर, एक माइनस चिन्ह और लगा देते हैं। तो ये माइनस का यहाँ पे लगा दिया गया है। तो m का जो सूत्र वास्तव में कितना आ गया, ये आ गया माइनस का VO/UO और 1 प्लस D/FE। तो ये सूत्र आपका आ गया। इस सूत्र को, कौन सी सूत्र है ध्यान रखना, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। इस स्थिति में जो है सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है, नली की लंबाई, वो VO प्लस UE के बराबर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लंबाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 नंबर का ही प्रश्न रहता है, लेकिन ये लंबाई बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, इसलिए लंबाई को आप लोग ढंग से याद करेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या हो जाएगा, UE जो है वो FE के बराबर हो जाएगा। जरा देखते हैं सूत्र हम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मान रखना चालू कर देते हैं। तो ये 1/fe हो जाएगा और बराबर 1/v, ये अनंत हो जाएगा, और माइनस का 1/ue होगा, इसको प्लस कर देगा, यानी ue का मान fe के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये 0 हो जाएगा, इसमें कोई बचेगा ही नहीं वजूद। तो 1/fe का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/ue के। तो ue fe के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आवर्धन क्षमता में सूत्र हमने रख दिया है, तो ये d/fe आ जाएगा, 1 हट जाएगा इसमें से। इस स्थिति में जो लंबाई है सूक्ष्मदर्शी की वो VO प्लस FE हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, दोनों स्थितियों में इसकी लंबाई कितनी होती है सूक्ष्मदर्शी की। चलिए अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें हैं कुछ, समीकरण 5, 6 वगैरह जो बनती हुई दिखाई दे रही है। सूक्ष्मदर्शी की अधिक आवर्धन क्षमता के लिए क्या है कंडीशन, देख लीजिए। पहला नंबर 1, UO का मान कम होना चाहिए, अर्थात वस्तु को अभिदृश्यक के नजदीक रखना चाहिए, किंतु वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर रखा जाता है, अतः अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। नंबर 2, FE का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। VO का मान अधिक होना चाहिए, इसके लिए वस्तु AB को अभिदृश्यक लेंस O के फोकस से समीप रखना चाहिए। चूंकि अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो VO का मान अधिक होने का अर्थ है कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अधिक होनी चाहिए। तो ये सब इसकी शर्तें होती हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। आम सूक्ष्मदर्शी जो है बहुत कम गुना, ज्यादा 45 गुना या 100 गुना तक दिखा देगा बना करके, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है कई हजार गुना बना के दिखाता है। ये आवर्धन क्षमता इसकी दिखाई हुई है, 5 लाख गुना बना के दिखा देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी लगभग दिखने चालू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज है ये। डी ब्रोगली के सिद्धांत पर आधारित है, तो सिद्धांत आप लोगों को याद करना पड़ेगा। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण के साथ तरंग संबंध रहती है। यदि कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील है तो उससे संबंध तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा निम्न सूत्र से दिया जाता है। ये डी ब्रोगली की तरंग समीकरण है। ध्यान रखना बच्चों, डी ब्रोगली की तरंग समीकरण है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एक नंबर में, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, लैम्डा बराबर h/mv है। h क्या है, प्लांक नियतांक है। इलेक्ट्रॉन के इसी तरंग प्रकृति का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना की गई है। तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसी प्रकार फोकस हो सकते हैं जिस प्रकार लेंस की किरणें कांच के लेंस से गुजरने के बाद फोकस हो जाती हैं। आवर्धन क्षमता मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से लगभग 2500 गुना तक आवर्धन किया जा सकता है, वही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से लगभग 5 लाख गुना तक आवर्धन किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये अंक आप लोगों को याद करना है। साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो 2500 गुना तक कर पाता है, और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वो 5 लाख तक करता है। ध्यान रखना बच्चों, 5 लाख गुना तक बड़ा बना के दे सकता है, और ये कितना देता है, कुल 2500 गुना तक बड़ा बना के दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे पाता है ये। चलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की हम थोड़ी संरचना के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दिखाया हुआ है, जिसमें ये एफ फिलामेंट है, गर्म होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है इसका, और यहाँ पे ये चुंबकीय ग्राही लेंस लगे होते हैं जो इसको समांतर कर देते हैं। अब चुंबकीय अभिदिशक लेंस यहाँ पे लगा होता है जो उसको चित्र को और बड़ा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे I1 प्रतिबिंब बनता है, ये I1 फिर से चुंबकीय द्वारा जो है प्रक्षेपण लेंस लिया जाता है, वो और बड़ा करके देता है, तो यहाँ प्रतिबिंब I2 बनता है। इसलिए 2 बार ये प्रतिबिंब बनता है। लेंस की तरह वैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये कई हजार गुना यानी कई लाख गुना बड़ा बन जाता है। अब चलो चलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज लगाते हैं वो 60,000 की वोल्टेज होती है। 60,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके त्वरित किया जाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से प्राप्त कर लेता है तब इन इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय ग्राही लेंस की सहायता से वस्तु O पर फोकस किया जाता है। यह वस्तु चुंबकीय अभिदृश्यक लेंस के फोकस के थोड़ा पहले रखा होता है। वस्तु O पर पड़ने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होकर के अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होते हैं, और वस्तु O पर प्रधान आवर्धित प्रतिबिंब I1 बनाते हैं, यानी पहला प्रतिबिंब I1 बनता है। यह प्रतिबिंब I1 चुंबकीय प्रक्षेपण लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। कौन सा, ये वाला जो I1 बना था प्रतिबिंब, ये वाला। अब क्या करता है, चुंबकीय प्रक्षेपण लेंस I1 का उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब I2 लेंस से दूर प्रदीप्त पर्दे पर अथवा फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। यह संपूर्ण उपकरण एक वायुरोधी धातु के बॉक्स में रखा होता है। इसमें उच्च कोटि का निर्वात होता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब चुंबकीय लेंसों के क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन करके प्राप्त किया जाता है। इसकी तीव्रता को हम बदल करके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बदल करके हम इसके प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, तीव्रता उसकी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आता है उपयोग क्या है। उच्च विभेदन क्षमता या उच्च आवर्तकाल के कारण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग भौतिकी, रसायन विज्ञान, धातुकर्म, उद्योग, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में यह रोग फैलाने वाले उन सूक्ष्म कीटाणु, जीवाणु अथवा वायरस को देखने के काम आती है जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे जा सकते हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस आ गया है। चलिए देखते हैं दूरदर्शी क्या होता है। दूर की वस्तुओं को पास ला करके बड़ा दिखाता है हमें, ये वही प्रकाशिकी यंत्र है, दूरदर्शी कहलाता है। चलिए देखते हैं, यह एक प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। दूरदर्शी भी 2 प्रकार के हैं, परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और अपवर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। तो पहले हम परावर्तक दूरदर्शी में पढ़ लेते हैं। परावर्तक में अभिदृश्यक रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 खगोलीय दूरदर्शी, नंबर 2 पार्थिव दूरदर्शी। तो पहले हम खगोलीय दूरदर्शी को देखते हैं। इसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। इसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पार्थिव दूरदर्शी में क्या होता है, इसकी सहायता से पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। इसमें वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब होने के कारण हम लोगों को आसानी से दिख जाती हैं चीजें। चलिए अब देखते हैं दूरदर्शी का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत भी सूक्ष्मदर्शी के लेंस से मिलता जुलता है। दूर स्थित वस्तु नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण का मान कम होता है, किंतु यदि उपयुक्त लेंसों का उपयोग करके उस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के समीप बना लें तो प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण का मान अधिक हो जाता है, अतः वही वस्तु अब बड़ी दिखाई देने लगती है। चलिए इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र लेते हैं। दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण
के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे m से दर्शाते हैं। सूत्र वही है बीटा बटे अल्फा। तो यह आवर्धन क्षमता यानी m से बताया जाता है इसको। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण यानी ये बीटा हो गया और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये हमारा अल्फा हो गया है। इन्हीं दोनों का अनुपात ही अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। इस दृष्टि से दूरदर्शी का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने और दूसरा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनते हैं, इसे सामान्य समायोजन कहते हैं। दोनों स्थितियों में आवर्धन क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जिनका हमने आकलन किया था अभी पिछले टर्न पे और यहाँ पर भी आकलन करके हम देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। इस दूरदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। बनावट क्या होती है, इसमें धातु की एक लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर रहता है, अतः इसे अभिदिशक लेंस कहते हैं। वास्तव में अभिदिशक कई लेंसों से मिलकर के बना होता है ताकि गोलीय विपतन और वर्ण विपतन जैसे दोष उत्पन्न ना हो सके। नली की लंबाई दूसरे पर एक पतली तथा एक छोटी समाक्ष नली लगी रहती है जिसके दूसरे सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस नेत्र की ओर रहता है, इसे नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका भी कई लेंसों से मिलकर बनी होती है। नेत्रिका वाली पतली नली को अभिदिशक वाली नली में रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा चलाया जा सकता है। इस प्रकार अभिदिशक और नेत्रिका के बीच की दूरी बदली जा सकती है। अभिदिशक का मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी नेत्रिका के मुख्य व्यास तथा फोकस दूरी से अधिक होती है। नेत्रिका वाली नली में नेत्रिका के आगे क्रॉस तार लगा होता है। नेत्रिका को नेत्रिका वाली नली के अंदर बाहर चलाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था उसके अंदर होती है पहले से ही। चलो देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और क्या होता है इनका। तो प्रतिबिंब का बनना भी देख लेते हैं। दूर अनंत स्थित वस्तु से आने वाली किरणें हमेशा समांतर होती हैं और अभिदिशक लेंस ओ से अपवर्तन के पश्चात कहां बनाएंगी, ये फोकस पर ही मिलती है, यानी फोकस तल पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः फोकस तल पे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये वस्तु आपको ए डैश बी डैश बनती हुई दिखाई दे रही, ये है ए डैश बी डैश। ये वस्तु आपको दिखाई दे रही, प्रतिबिंब बनता हुआ ए डैश बी डैश पे बनता हुआ है। अब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बने प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। चलिए ये खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख दिया हुआ है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, ये दूरी के बारे में बता देंगे। ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये कैपिटल डी हो जाएगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इसमें। अब ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस पे बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के अनंत दूरी पर बनेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फोकस पे आ गया तो ये अनंत पर जाकर के बनना चालू हो जाता है। चलिए खगोलीय दूरदर्शी का एक चित्र दिया हुआ है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है। तो चले देखते हैं आगे क्या है ये। अब इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र लाना है हमें। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का अनुपात होता है। तो इसको खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चूंकि वस्तु अनंत पर है, अतः वस्तु द्वारा अभिदिशक पर बनाए गए कोण वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के बराबर माना जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण यानी ये बीटा हो गया और वस्तु द्वारा निर्मित कोण ये आपका अल्फा हो गया। m बराबर बीटा बटे अल्फा रख दिया गया। तो अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बटे अल्फा। तो ध्यान रखना बीटा की जगह तो क्या लिखेंगे, बीटा की जगह tan बीटा लिख देंगे और अल्फा की जगह tan अल्फा लिख देंगे। तो m का ये सूत्र निकल के आ जाएगा। ये सूत्र आप पीछे भी निकाल चुके हो। अब इन्हीं सूत्रों के ऊपर चलते हैं। tan बीटा का मान a डैश बी डैश बटे ई बी डैश हो जाएगा। ये जरा आपको देखना पड़ेगा कैसे ई बी डैश हो गया है। ए बी डैश बटे ई बी डैश जरा देखते हैं। ई बी डैश बटे ए बी डैश, ये रहा ई बी डैश बटे ए बी डैश। ये आपका आया है ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश और tan अल्फा जो हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश।
यही जरा थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये समझ में नहीं आ पाएगा। अभी मान हम देखने के लिए उस चित्र को बार बार देखना चालू करेंगे, तो सबसे पहले हम टेन बीटा का मान देखने का प्रयास करते हैं। टेन बीटा का मान कितना है, देखिए टेन बीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एंगल बीटा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया ई बी डैश बटे ए डैश बी डैश। यहाँ पे टेन बीटा यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, टेन बीटा बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया लंब कितना है हमारे पास, ए डैश बी डैश है, तो ये ए डैश बी डैश लिख दिया और ये ई बी डैश लिख दिया। और टेन अल्फा जब लेंगे तो टेन अल्फा ये आपको दिखाई दे रहा है इधर बनता हुआ, तो टेन अल्फा का मान कितना आ जाएगा, ये भी लिख के दिखा दे रहा हूँ, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा आपका कितना, ए डैश बी डैश तो यह है ये दिया हुआ, तो ये ए डैश बी डैश लंब हो गया और इसका आधार जो हो गया वो ओ बी डैश हो गया, तो ये ओ बी डैश हो गया। ये दोनों मान हम रखना चाह रहे हैं, कहां पे रखना चाह रहे हैं, इस जगह पे। ये आपको टेन अल्फा दिखा दिया है और टेन बीटा दोनों मान जो पीछे मैंने निकाल के दिखाए वही दोनों है दिए हुए, ये मान हमने रख दिया है, जिसमें ए बी डैश से ए बी डैश कट जाएगा, तो एम का मान वास्तव में कितना आ जाएगा, ये आपका ए बी डैश कट गया है, तो ओ बी डैश बटे ई बी आ जाएगा। तो वास्तव में ओ बी डैश जो है अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी है, यानी ओ बी डैश जो हो गया ये एफ ओ हो गया है, और आपका ई बी डैश है वो नेत्रिका की है दूरी, तो ई बी डैश जो है वो माइनस का यू ई होगा, क्योंकि ये वस्तु का काम कर रहा है उसके लिए। तो एम का जो सूत्र आ गया वास्तव में, तो एम बराबर कितना हो गया, ये मान इसमें ओ बी डैश का मान रख दीजिए, ओ बी डैश कितना है, एफ ओ है, तो ये माइनस का हो जाएगा एफ ओ बटे यू ई, क्योंकि यू ई माइनस का है, तो ये एक सूत्र आ जाएगा एफ ओ बटे यू ई। तो इस सूत्र को हम आगे अप्लाई करेंगे और इसी से हमें मान मिल करके आएंगे। चलिए देखते हैं उन सूत्रों को भी। तो ये आपका सूत्र है, पहली स्थिति लेके चलना है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो मान लेते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है, नेत्र लेंस यू जो है माइनस का यू ई हो गया और वी माइनस का डी हो गया, सूत्र में रख देते हैं। तो एक बटे एफ बराबर एक बटे वी की जगह क्या रखेंगे, ये माइनस का डी रख देंगे, तो ये माइनस का डी रख दिया हमने, और v की जगह हमने क्या रखा, यू की जगह हमने माइनस का यू ई रख दिया। ये मान रखने के बाद जो है ये माइनस का वन अपॉन डी हो गया है और ये प्लस का हो जाएगा वन अपॉन यू ई। ये देखो यहाँ पे v का मान माइनस डी और ये इसका मान दोनों प्लस कर दिया इसने। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे ला के दिखा रहे हैं, देखो ये इसको इधर ले गए हैं तो ये प्लस का हो गया है। प्लस का होने के बाद क्या हो गया, यू ई हो गया। अब इसमें हमने क्या करा है, वन अपॉन यू ई का मान आ गया ये तो, लेकिन वास्तव में एम जो होता है वो एफ ओ बटे यू ई है, तो मान हम रख देते हैं एफ ओ बटे यू ई। तो ये मान इसमें रखने पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस का आया था ना बच्चों, ये माइनस का था, तो माइनस का एफ ओ तो है ही है, और ये जो मान आया था वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी आ गया था। अब इसमें एफ ई को भी कॉमन ले लिया गया है, तो ये माइनस का एफ ओ बटे एफ ई हो गया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर तो ये वन हो जाएगा, प्लस का ये एफ ई ऊपर आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यही आपको करा हुआ, यही सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, माइनस का एफ ओ बटे एफ ई और वन प्लस एफ ई अपॉन डी हो गया है। अब यहाँ पे इस स्थिति में ध्यान रखना है, जो ये लंबाई है दूरदर्शी की, ये लंबाई एफ ओ प्लस एफ यू ई होगा, एफ ओ प्लस यू ई लंबाई होगी, ये कैपिटल एल हो गया। तो ये बच्चों बहुत याद रखना होता है, इसको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस स्थिति में कितनी इसकी लंबाई होगी, दूरदर्शी की लंबाई अथवा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के बारे में आपसे अवश्य पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार रखेंगे। ये तो पहली स्थिति के बारे में थी। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति के बारे में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब के केस में क्या होता है। तो वस्तु ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस पर बने तो नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ध्यान रखना यू ई का मान एफ ई के बराबर हो गया। यहां पर क्या हुआ है, v का मान तो अनंत हो गया है और f का मान एफ ई के बराबर हो गया है। तो मान रखना चालू होते हैं, तो एक बटा एफ बराबर होता है एक बटा वी माइनस एक बटा यू। तो मान रख दें, तो एक बटा एफ ई हो जाएगा और ये एक बटा इंफिनिटी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एक बटा यू ई हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा एक बटा एफ ई बराबर ये जीरो प्लस एक बटा यू ई, यानी कि क्या हो गया, यू ई जो है वो एफ ई के बराबर हो गया। तो ये मान हमने रख दिया यहाँ पे। तो सूत्र जो था वास्तव में क्या था, ये था माइनस का एफ ओ बटे यू ई। जो सूत्र था आवर्धन का वो एम बराबर था माइनस का एफ ओ बटे
यूई की जगह हमने एफ ई रख दिया, तो माइनस का एफ ओ बटे एफ ई आ गया। तो ये सूत्र आ गया। अब इस स्थिति में जो इसकी लंबाई है वो एल जो होता है वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाता है, यानी दोनों की फोकस दूरी के योग के बराबर हो जाता है। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो ये सूत्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है लंबाई के लिए, तो लंबाई का सूत्र आप लोगों को याद रखना है। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए कुछ शर्तें हैं। अब शर्तों के अनुसार जो समीकरण जो बनी हुई है इन्हीं को लेके चलना है। तो पहला ये एफ ओ का मान अधिक हो, अर्थात अभिदर्शक लेंस की दूरी अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, एफ ई का मान कम हो, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपका पार्थिव आ गया। पार्थिव में एक लेंस और घुस जाता है अंदर की ओर। देखते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं इसको। इस दूरदर्शी का उपयोग पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, अतः यह दूरदर्शी वस्तु पर पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आता है। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो ये आपके सामने वस्तु रखी हुई है। ध्यान रखना है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो हमेशा आप ध्यान देंगे। तो ये वस्तु अनंत से आ रही है, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है। इसका पहला प्रतिबिंब कहां बनता है? ए डैश और बी डैश पे बनता है। इसके बाद ये वस्तु इसका प्रतिबिंब पहले सीधा करके देती है, और फिर ये वाला लेंस आपका इसको सीधे का और बड़ा प्रतिबिंब बना करके पी क्यू पर देता है। तो ये आपका एफ ओ हो गया, ये दिखाई दे रहा है, और 2f इसकी दूरी हो गई, ये 2f और हो गई, कुल मिलाकर के 4f हो गया। और u इस नेत्रिका की दूरी हो गई जो कि यहां दी हुई है। कुल मिलाकर के इन सबको जोड़ लेंगे तो वो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई आप लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब थोड़ा सा आगे की ओर थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता तो बिना निकाले काम नहीं चलेगा आपको। किसी की भी आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए सभी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आप लोग ढंग से तैयार करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को पार्थिव दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी सूत्र वही है, आवर्धन क्षमता को एम से ही दिखाना है, और ये बीटा अपॉन एल्फा ही होता है। ये आपको दिखाया हुआ है बीटा अपॉन एल्फा, और बीटा एल्फा चूंकि छोटे होते हैं तो एल्फा का मान कितना लेंगे हम? 10 एल्फा ले लेंगे, और बीटा का मान कितना लेंगे हम? 10 बीटा ले लेंगे। तो ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है इसी चीज को, ये मान छोटे होते हैं यानी कम होते हैं, तो ये m का सूत्र जो है 10 बीटा अपॉन 10 एल्फा आ जाएगा। अब जरा इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 अल्फा का मान और 10 बीटा का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखो यहां से 10 अल्फा का ये जो है आपको दिखाई दे रहा है चित्र यहाँ पे, तो सूत्र लगाते हैं 10 अल्फा। 10 अल्फा लंब यहाँ पे ए डैश बी डैश दिया हुआ है, तो इसमें ए डैश बी डैश बटे में ये दूरी दी हुई है, ये कितनी दी है? ओ बी डैश, तो ये ओ बी डैश हो जाएगा। और ऐसी 10 बीटा का मान निकालेंगे तो 10 बीटा ये दिखाई दे रहा है आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश है यहाँ पे, यानी ये दोनों दूरी तो बराबर होती है, ए डैश बी डैश के बराबर ही होती है। तो पहले हम ए डबल डैश बी डबल डैश लिख लेते हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में कितना है? ये जो दूरी दिखाई दे रहा है बी डबल डैश ई, जो कि यू ई के बराबर है, तो ये बी डबल डैश ई हो गया। ए डैश बी डैश जो आपको डबल डैश दिखाई दे रही है, ये ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा, और ये कितना हो गया? बी डबल डैश ई हो गया। ये 10 बीटा हो गया। तो 10 अल्फा और 10 बीटा के जो मान है वो वहां पर रखने हैं। चलते हैं रख करके देखते हैं मान को कैसे रखना है। तो ये मान आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 10 अल्फा का दिखाई दे दिया मान, हमने ले लिया है, चिन्ह हमने माइनस, चिन्ह परिपाटी से ही माइनस कहा जाएगा। और 10 बीटा का मान ये आ गया था, तो ये मान दोनों धर दिए, और दोनों में मैंने बात बताई थी कि एक मान बराबर आ गया था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए थे। तो ये वास्तव में m बराबर माइनस का ओ बी डैश बटे ई बी डबल डैश आ गया। और इसमें ओ बी मैंने दिखाया आपको एफ ओ के बराबर था। एक बार और देख लीजिए एफ ओ के बराबर कैसे हो जाएगा, ये रहा एफ ओ, तो एफ ओ के बराबर हो गया ये ओ बी डैश। ध्यान रखना ओ बी डैश कितना हो गया? एफ ओ फोकस दूरी किसकी? अभिदृश्यक लेंस की। ध्यान रखना अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस, और ये अभिनेत्र लेंस होता है। तो ये आराम से आप लोग कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए देखते हैं आगे मान की तरफ। और यू ये आपका ई बी डबल डैश माइनस का यू ई है, इसको भी एक बार देख लीजिए कैसे है ये आपका देखिए ये यू ई है, ई बी डबल डैश का मान जो है ये यू ई के बराबर ही है, इतनी दूरी जो कि नीचे दी हुई है।
चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये आपका आ गया है, तो इसका मतलब ये मान धर दिया। तो ये m का मान वास्तव में कितना आ गया, माइनस का, तो FO आ गया, और ये माइनस का UE आ गया। दोनों माइनस चिन्ह कट जाएंगे, तो m का मान जो हो जाएगा FO बटे UE आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बोल दी गई है, यहाँ पे तीसरी है। अब आगे ये काम आएंगी। चलिए यहां दिखा रखा आपको, जब ये अनंत पे बनता है तब के लिए, ये अनंत पे चला जा रहा है प्रतिबिंब हमारा बनता हुआ। तो इसको सूत्र को इसमें, इस केस में क्या होगा, ये FO रहेगा, ये 2F ही रहेगा, ये 2F ही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, FE के इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि फोकस पे रहेगा तभी अनंत पे जाकर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये, इसको श्रांत नेत्र बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसको श्रांत नेत्र बोलते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो इस आंख को हम श्रांत नेत्र बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। ये आपका सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, m बराबर, यहां पे स्थिति पहली हम ले रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पे बनता है। ध्यान रखना, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D होती है। मान लिया नेत्रिका की फोकस दूरी जो है FE है, तब नेत्रिका के लिए U बराबर माइनस का UE हो जाएगा, और V जो है माइनस का D हो जाएगा। तो इस सूत्र में रखना है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो ये V का मान D हो गया माइनस का, तो यहाँ माइनस D रख दिया, तो ये माइनस चिन्ह आ गया इसकी जगह पे, ये माइनस चिन्ह आ गया। और ये UE का मान हमने रखा, तो ये वाला चिन्ह जो है प्लस का हो जाएगा, और ये UE हो गया। अब इसमें क्या करा है, 1/FE हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1/UE बराबर 1/FE प्लस, ये आपका प्लस हो गया उधर भेजने पर, 1/D हो गया। अब चूंकि हमें FO/D चाहिए m में, तो m बराबर वास्तव में कितना हो जाएगा, FO और बटे में UE है, तो मान रख दीजिए FO का मान तो ऐसे ही रहने दीजिए, और ये आपका आ गया 1/FE प्लस 1/D। इसमें से FE को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, FO बटे FE हो जाएगा, लेकिन यहाँ FE नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये तो 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर FE बटे D आ जाएगा। तो ध्यान रखना गुणा भागी करी गई है, तो ये आपका सूत्र जो निकल के आया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, m का सूत्र है। सूत्र आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद करना है। अब चलते हैं, इस स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई होती है, ये बच्चों हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये पीछे भी मैंने दिखाई थी, FO हो गया था, और 4 बार जो है F आया था बीच वाला, तो 4F हो गया, प्लस का UE हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, FO अवदेशक लेंस की, बीच वाले लेंस की 4 गुना हो जाएगा F, और नेत्रिका को भी लेना पड़ेगा, वो UE तक जाएगा। ये आपकी कैपिटल L यानी कि दूरदर्शी की लंबाई आ गई। अब दूसरा आता है स्थिति सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिलोमक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका के फोकस पर होता है, तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी UE का मान FE हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा, FO बटे UE हो जाएगा, और सूत्र सीधा सीधा आ जाएगा आपका। और ये जो नेत्रिका की जो लंबाई है, यानी कि दूरदर्शी की लंबाई, ये दूरदर्शी की लंबाई बच्चों कैपिटल L कितना हो जाएगा, पहले FO आ जाएगा, फिर 4F आ जाएगा, और ये भी FE के इक्वल आ गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लंबाई का तो हमेशा रहेगा, ध्यान रखना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। अब आवर्धन क्षमता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। समीकरण 4-5 जो भी ऊपर बनी होंगी उसमें देख लीजिए। देखने के बाद जो है आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए ये शर्त है। नंबर 1, FO का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, FE का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो ये शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर आप लोग कर लेंगे। अब आता है गैलीलियो क्या है, गैलीलियो दूरदर्शी क्या होता है। इसको गैलीलियन टेलीस्कोप बोलते हैं। इसमें एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखना, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। तो ये देखिए, ये भी समझ लीजिए क्या चीज है। यह भी एक पार्थिव दूरदर्शी है जिसका निर्माण सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सन 1610 में किया था। इस दूरदर्शी में नेत्रिका के लिए एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दूरदर्शी की लंबाई ऊपर वर्णित दूरदर्शी की लंबाई से कम होती है, यानी कि औरों की अपेक्षा इसकी लंबाई कम होती है, इसलिए प्रचलन में आया था ये। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ हुआ है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें, ये आपका फोकस पे होती हैं, और फोकस के बाद फिर इसके बाद ये अवतल लेंस रख दिया गया है। इससे किरणों को और फैला देता है, तो ये दूर पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें, और ये अनंत पे बनता हुआ दिखता है। चलिए देखते हैं कैसे है आगे इसका वर्णन, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर भी
आवर्धन क्षमता इसकी निकाल देते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये तो पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि m बराबर कितना है, बीटा अपॉन अल्फा है। तो गैलीलियो में भी यही बात रखनी है। ये आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट प्रतिबिंब जो है PQ पे बना हुआ है, ये है PQ आपका। पहले प्रतिबिंब तो ये बना है A डैश B डैश, ये जो कि वस्तु का काम करता है। अब प्रतिबिंब पीछे न बन करके इधर की तरफ बनता है, आगे की ओर बनता है, इसीलिए इस दूरदर्शी की लंबाई कम होती है। तो चूंकि अनंत पर रखी है तो वस्तु द्वारा आवश्यक उपकरण, ये मैंने बताई दिया था सूत्र, आवर्धन क्षमता का अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण, और यानी कि बीटा अपॉन अल्फा है, ये बीटा अपॉन अल्फा। इसमें बीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये बीटा यहाँ पर, और यहाँ पर ये अल्फा कोण बना हुआ था। अल्फा कोण में भी इसका जिक्र हो रहा है A डैश B डैश का, और बीटा में इसका PQ का जिक्र होगा। चलिए देखते हैं, ये बिंदु आपका E कहलाता है नेत्रिका के लिए। तो ये m बराबर बीटा अपॉन अल्फा कर दिया गया है। अब अल्फा बीटा के मान छोटे होते हैं तो पीछे से लेते आ रहे हैं, टेन अल्फा और टेन बीटा। अब टेन अल्फा का मान निकाल लेते हैं, टेन बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो पीछे चित्र में मैंने दिखाया टेन अल्फा का मान A डैश B डैश बटे E B डैश होता है। अब देखना चाहें देख सकते हो, ये है आपका सूत्र E B डैश, ये रहा E B डैश, टेन बीटा में ये रहा E है, ये बच्चों ध्यान रखना, ये वाली जो है E है। तो E B डैश हो गया और ये A डैश B डैश हो गया। टेन बीटा यहाँ लिख सकते हो आप, टेन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, E B डैश अपॉन ये आपका हो गया, नहीं A डैश B डैश, थोड़ा इसको जो सूत्र आया देखो ध्यान से फिर से, ये लंब आ गया A डैश B डैश, तो ये A डैश B डैश और बटे में कितना हो गया, E B डैश हो गया, ये है E B डैश। ऐसी टेन अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा का मान देखिए यहां से, तो ये हो जाएगा O B डैश हो जाएगा। तो ये आपका आधार और ये लंब A डैश B डैश ही है, तो A डैश B डैश बटे कितना हो जाएगा, O B डैश हो जाएगा, O B डैश। चलिए इन दूरियों को आप समझ गए हैं और इनकी वैल्यू समझ गए हैं, इन वैल्यू को हम रखने का प्रयास करते हैं। चलिए मान हमने रख दिया, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है A डैश B डैश अपॉन E B डैश, और टेन अल्फा का मान A डैश B डैश अपॉन O B डैश मान रख दिया गया। तो यहाँ पर A डैश B डैश आपका कट जाएगा, ये A डैश B डैश कट जाएगा, यानी O B डैश बटे E B डैश आ जाएगा। अब O B डैश क्या है वास्तव में, ये FO है। अब जिससे एक लेंस की फोकस दूरी FO है, और ये E B डैश क्या है, ये UE है, नेत्रिका के सामने रखी गई वस्तु की दूरी। अब ये दोनों मान हम इसमें रख देते हैं, ये m बराबर FO डैश बटे UE हो गया। अब सूत्र लेते हैं, पहली स्थिति बनाते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी D पे बनता है। नेत्रिका FE होगी, तो इसके लिए सूत्र U बराबर UE हो गया, V बराबर माइनस D हो गया, और F का मान माइनस FE हो गया, क्योंकि आपकी अवतल लेंस है, ध्यान रखना यहाँ पे अवतल लेंस का यूज हो रहा है, इसलिए इसकी दूरी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो 1/f बराबर सूत्र है 1/v माइनस 1/u, रख दीजिए, तो ये माइनस का 1/fe हो जाएगा, और 1/v क्या होगा, v चूंकि माइनस d है ये, और माइनस माइनस ये माइनस का ue है, तो ये माइनस का 1/ue हो गया। अब इसे 1/ue का मान निकाल दीजिए, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये 1/ue तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का d है आपका दिखाई दे रहा है, ये माइनस का 1/d है ये, और प्लस का ये 1/fe हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब इसमें से क्या करना है, हमें लेना है FO/UE, तो जरा ले लेते हैं। तो m बराबर वास्तव में क्या होता है, FO बटे UE, मान धर दें, तो FO UE का मान ये आ गया, तो माइनस का 1/d है, प्लस का 1/fe है, तो d हम कॉमन लेंगे इसमें से, FE कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो FE कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ FE पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा FO बटे FE, तो यहाँ क्या बचा, -1 बच जाएगा, और माइनस का क्या बचा, FE बटे D बच जाएगा, ध्यान रखना FE बटे D, और यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा, या इसको और सही करके लीजिए, तो FO बटे FE हो गया, और ये 1 माइनस FE बटे D हो गया, जो कि यहाँ पर ये सूत्र दिखाई दे रहा है। इस समय जो है अब दूरदर्शी की जो लंबाई है वो FO माइनस UE हो जाएगा, यानी कैपिटल F का मान कितना हो जाएगा, FO माइनस UE। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि लंबाई आपसे जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, दूरदर्शी की लंबाइयां आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए इसकी लंबाइयों को आप लोग याद करके रखेंगे। अब जाते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति आपको पहले से ही पता है, अनंत पे बनता है अंतिम प्रतिबिंब, तो कब बनता है, जब UE FE के बराबर हो जाता है।
तो m बराबर एफ ओ अपॉन यू ई होता है, m बराबर एफ ओ अपॉन यू ई होता है। इस यू ई की जगह एफ ई रख दीजिए, तो एफ ओ बटे एफ ई हो जाएगा। ये सीधे सीधे सूत्र लग जाता है। इस समय दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एल बराबर जो है एफ ओ माइनस एफ ई के बराबर हो जाएगी, यानी दूरदर्शी की लंबाई कम हो जाती है। अब आवर्धन क्षमता के लिए, अधिक आवर्धन क्षमता के लिए कुछ शर्तें हैं, समीकरण 4-5 आपने देख ही लिया है, उसके अनुसार से ये सबको लिखी जाती है। नंबर 1, एफ ओ का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। अब आता है नंबर 2, एफ ई का मान कम होना चाहिए, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अब एक और शब्द आता है विभेदन क्षमता क्या होती है। जैसे कहीं दूर से हमें 2 उंगलियां दिखाई जाए और दोनों उंगलियां अलग अलग जितनी दूर तक दिखाई देती है, वो उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास यहाँ पर भी, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। मैंने बताया ना, 2 उंगलियां दिखाते हुए चले जाओ दूर, कितनी दूरी तक आप उन दोनों को अलग अलग स्पष्ट देख सकते हो, वही हमारी क्षमता होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उसे प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। यही इसकी सीमा होती है। किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जो है वो प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। क्षमता उसकी ठीक उल्टा होती है, यानी विभेदन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे विभेदन सीमा। ये हमेशा व्युत्क्रम होता है, समानुपात नहीं होता है, तो इसको भी याद रखना है आपको। चलते हैं आगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता यानी कैसे निकालते हैं, यही सूत्र वगैरह दिया हुआ है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का निर्धारण जो है दो बिंदुओं के बीच की उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है जिससे वे वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर अलग अलग दिखाई दे सकें। ये दिखाया गया है इसमें। तो एबी के अनुसार, ये भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इसने अपना कुछ मत प्रस्तुत किया था। सूक्ष्मदर्शी द्वारा विभेदित की जा सकने वाली दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो निम्न समीकरण से दी जाती है वो डी बराबर है लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ये सूत्र आपको याद रखना है, डी बराबर है लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। यहाँ थीटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वस्तु से जो कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लेंस है, लेंस से वस्तु तक का जो कोण बनता दिख रहा है ये विभेदन, ये क्या कहलाता है हमारे पास, शंकु कोण कहलाता है। ये शंकु का आधा कोण कहते हैं इसे, शंकु अर्धकोण। तो यहाँ दिखा रहे हैं लैम्डा क्या है, वस्तु को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। थीटा क्या है, वस्तु के प्रकाश से शंकु का अर्धकोण कहलाता है। और म्यू क्या है, वस्तु और अभिदर्शक के बीच माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये सूत्र है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र आ गया 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। अब म्यू साइन थीटा को सूक्ष्मदर्शी के हम आंकिक द्वारक न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, और नेत्रिका के लिए म्यू साइन थीटा का मान जो होता है वो 0.004 होता है। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी यदि नंबर 1 लैम्डा का मान कम हो, अर्थात वस्तु को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त तरंगदैर्ध्य कम हो। जैसे वस्तु को प्रकाशित करने के लिए बैगनी रंग को प्रयुक्त किया जाता है तो अच्छा दिखाई देता है। ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए चित्र दिया हुआ है, चित्र आप लोग बना लेंगे आसानी से और इसको याद भी कर लेंगे। अब दूसरा क्या है, आंकिक द्वारक, यानी कि म्यू साइन थीटा का मान अधिक हो, इसके लिए म्यू और थीटा के मान अधिक हो। अतः वस्तु को अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाना चाहिए। अर्ध द्वारक वस्तु द्वारा बनाए गए कोण का मान भी अधिक होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार का अभिदर्शक लेंस, जिसे तेल निमंजन अभिदर्शक कहते हैं, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में देखी जाने वाली वस्तु को वायु में रखने के बजाय अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाता है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, जो पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, इसको रिजोल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर के लगभग होता है। डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं तो वे तरंगों के समान व्यवहार करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को 60,000 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किया जाता है तो इन इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्ध्य 5 गुणा 10⁻12 मीटर हो जाता है, जो सामान्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का लगभग
1,20,000 गुना होता है। अतः इतने भाग होता है। अतः इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से लगभग 1,20,000 गुना अधिक होती है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर भी आपको याद रखना है, 1,20,000 गुना अधिक होती है। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि कितने गुना अधिक होती है। अब दूरदर्शी की विद्युत क्षमता में क्या होता है, दूरस्थ वस्तुओं के जो दूरदर्शी की सहायता से अलग अलग देखे जा सकते हैं, न्यूनतम कोणीय हटाव यानी स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन के व्युत्क्रम को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, जो कि पहले भी मैंने बता दिया है। चलिए थोड़ा ये एडी द्वारा तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, पुनः एक बार देख लेते हैं क्या चीज दिया हुआ है। ये एडी द्वारा जो है दूरदर्शी द्वारा विभेदन क्षमता की जा सकने वाली वस्तुओं के बीच का न्यूनतम कोणीय हटाव डी थीटा निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो ये डी थीटा बराबर है, डी थीटा बराबर कितना हो गया, 1.22 लैम्डा अपॉन कितना है, डी है। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी, डी क्या हो गया, अभिदर्शक लेंस का व्यास हो गया। और समीकरण 1 में दूरदर्शी की विभेदन सीमा को व्यक्त करता है। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर 1/d थीटा हो गया, तो ये d अपॉन 1 लैम्डा हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये 1.22 लैम्डा होगा। तो ये है विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता का सूत्र जो हो जाएगा वो d बटे कितना हो गया, 1.22 लैम्डा हो जाएगा। अब क्या है, दूरदर्शी की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, अतः प्रकाश के तरंगांतर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। समीकरण 2 के अनुसार दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को अधिक होने के लिए d के मान को अधिक होना चाहिए, अभिदर्शक लेंस के व्यास द्वारा द्वारक को अधिक होना चाहिए। दूरदर्शी के अभिदर्शक के बड़े होने का एक लाभ और भी है कि वह दूरदर्शी में अधिक प्रकाश भेजता है, जिससे वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये इसके फायदे हैं। अब थोड़ा सा अंतर भी देख लीजिए क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर क्या होता है। पहला है देखो, इसकी सहायता से निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखा जाता है, और इसकी सहायता से क्या होता है, आकाशीय पिंडों को स्पर्श देखा जाता है। नंबर 2, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, और इसमें क्या होता है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका फोकस दूरी से अधिक होती है। नंबर 3, इसमें अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका की फोकस दूरियों में अंतर कम होता है, और इसमें अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका की फोकस दूरियों में अंतर बहुत अधिक होता है। तो ये अंतर आप लोगों को स्पष्ट होने चाहिए। और थोड़ा सा गैलीलियो को भी देख लो, गैलीलियो दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी में क्या अंतर दिया गया था। तो नंबर 1 है आपका अवतल, इसमें अवतल लेंस नेत्रिका का कार्य करता है गैलीलियो में, जबकि इसमें उत्तल लेंस नेत्रिका का कार्य करता है पार्थिव वाले में। नंबर 2, इसकी दूरदर्शी की लंबाई कम होती है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसकी लंबाई और कम हो जाती है, यानी FO माइनस FE हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो और बढ़ जाती है, यानी प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसकी लंबाई FO प्लस 4F प्लस FE हो जाती है, यानी बहुत अधिक होती है। इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है, इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है। तो यही हमारे पास गुण दोष है, इस दोष को अनुसार हम लोगों को करना है, यानी ये अंतर है। ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, जिससे मैं आगे की वीडियो अच्छे से बना करके देता रहूं। अगर कुछ कमी रहती है तो उसको भी मेरे को बताया करो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।